वो एक्चुअली मुझे लगा कि कोई फालतू लड़का छेड़ रहा है फोन करके। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। और वैसे भी एसीपी मलाइका को छेड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है? नमस्कार। शब्द दूत में आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं नीरज नेगी से। नीरज नेगी, आपको याद होगा कि अक्षय कुमार के साथ मिशन रानीगंज में भूमिका निभाई, कई थिएटर में काम कर चुके, कई नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके और इस समय एंड टीवी की एक पॉपुलर शो हप्पू की उल्टन पलटन में किरदार निभा रहे नीरज नेगी आज फिर हमारे साथ हैं। और आज हम बात करेंगे इनसे कि एक न्यू कमर को जो ये चाहता है कि थिएटर या फिल्मों या सीरियल की दुनिया में जाना चाहे तो उसके लिए क्या कोई डिग्री आवश्यक है या फिर निजी अनुभव से वो पहुंच सकता है। बात करते हैं नीरज नेगी से। पहले तो थैंक यू सो मच विनोद जी, और शब्ददूत का बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। आप लोगों ने पहले तो मेरा ये इंटरव्यू करने का करा है आपने मेरा, आप यहाँ पे आए। और आपका क्वेश्चन पहली बात तो बहुत अच्छा है। ये मैं खुद चाह रहा था कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे कि जो नए अपकमिंग जिन लोगों को एक्टर बनना है, जो एस्पायरिंग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे मतलब गाइडेंस मिले, है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी बहुत समय दिया हूँ इस चीज़ को। हाँ, मतलब मेरी यात्रा चल रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, मतलब मैं एक इंजीनियर था विनोद जी, तो उसके बाद मेरे को धीरे-धीरे चीज़ें पता लगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरे ड्रामा स्कूल में एडमिशन हो गया था, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में है, ठीक है। 1 साल का डिप्लोमा देते हैं ये लोग, फ्री होता है यहाँ पे पढ़ाई, गवर्नमेंट बेस्ड है, जैसे कि एनएसडी होता है, एफटीआई होता है। तो पर क्या है कि अब क्या है कि एनएसडी में 25 बच्चे लेते हैं पूरे भारत से। जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे भी पूरे 25 बच्चे लेते हैं भारत से। एफटीआई में आप देखोगे वहाँ पे भी 10-12 बच्चे ही लेते हैं। चयन प्रक्रिया काफी जटिल है काफ़ी जटिल है, हाँ। और क्योंकि क्या है ना कि स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपको पे नहीं करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट फिर और मतलब सीट्स कम हो जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे इन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं वही बहुत अच्छा एक्टर्स हैं, और जिन बच्चों का नहीं हो पाता है कि वो अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। अब देखिए ना, कॉम्पिटिशन भी आपको ही देते हैं, उसमें कई बच्चों का नहीं हो पाता है बड़े-बड़ी पोस्टों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों में बात नहीं थी, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिस पे आपको अपनी क्राफ्ट पे हमेशा से आपको काम करते ही रहना होगा। ये भी एक विधा है, मतलब जैसे कि आप साइंस की पढ़ाई करते हो, आप न्यूमेरिकल्स करते हो मैथ्स में, कोई ट्रिग्नोमेट्री करता है, तो वो प्रैक्टिस करता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है तो पहली बात तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है ना? आपको क्या करना है, आपको लिटरेचर लिटरेचर पढ़ना है खूब, है ना? लिटरेचर, और ये नहीं कह रहा मैं, खूब पढ़ना है आपको। अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। सपोज़ जैसे कि आपको अगर कोई कॉन्वेंट का बच्चा है, उसको हिंदी में दिक्कत होती है, तो वो अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता है ना? छोटी-छोटी कहानियाँ आती हैं, पोएम्स आती हैं, या मुंशी प्रेमचंद हो गए एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल, इतने फ़ेमस नाटक साहित्यकार हैं, इतने फ़ेमस साहित्यकार है ना? उनकी कहानियाँ हो गई, गबन, गोदान, बड़े भाई साहब, जो छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल बुक्स में भी हैं। तो आपको बस एक माहौल चाहिए कि जैसे मैं एक एक्टर हूँ, मेरे एक दोस्त को भी एक्टर बनना है, आपका एडमिशन कहीं नहीं हुआ, आप लोग उन नाटकों को पढ़ो या छोटी-छोटी कहानियों को पढ़ो, और उनको याद करो, और एक-दूसरे के सामने परफ़ॉर्म करो। आपके पास 2-3 लोग हों जो आपको देखें वहाँ पे, और वो आपको जज करें, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे कोई बताने वाला भी चाहिए ना कि भाई तू गंदा कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है ना? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक मास ऑडियंस है, पर आप वो लोग आपको जजमेंट देंगे कि यार यहाँ पे अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ऐसे ही कर के हम लोगों ने भी किया है। अब जब मेरा ड्रामा स्कूल में नहीं हुआ था, मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में हुआ था। पहले अटेम्प्ट में मैंने मतलब मेहनत तो करी थी, तब भी नहीं हुआ, पर निराश तो नहीं हुआ। पर अगर मेरा नहीं भी होता ना, तब भी मैं करता यही, क्योंकि मुझे यही करना था। मैं अपना इंजीनियरिंग छोड़ के, जॉब छोड़ के जो यहाँ तक आया हूँ, मतलब मैंने कुछ सोच के ही आया हूँ। तो ये नहीं कि एक ड्रामा स्कूल में मेरा एडमिशन हो रहा है, मैं तभी एक्टिंग करूँगा। तो प्रोसेस में रहें, जैसे मैं आज की डेट में आपको बताऊँ, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ, ठीक है? और मैं अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखता हूँ, मतलब जितने भी युवा लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक्टिंग स्कूल में, वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, बट हाँ, वो लोग फिर फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। हर कोई मतलब वो फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, है ना? बस के नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा सिनेमा भी देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी फ़िल्में, वर्ल्ड सिनेमा हो गया। तो जैसे मुंबई में, जब अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, मैं बॉम्बे में था,
तो यहाँ आने से 10 दिन तक मैं लगातार सिनेमा देख रहा था। एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे, मामी फ़िल्म फेस्टिवल, मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल होता है। तो उसके अंदर मैंने रशियन फ़िल्में देखी, है ना? ऑस्ट्रेलियन फ़िल्में देखी, चाइनीज़ फ़िल्में देखी, जापानीज़ फ़िल्में देखी। तो मुझे एक विज़न पता लगता है कि कैसा काम हो रहा है ना? किस तरह का चीज़ अब बन रहा है बाहर। क्योंकि हर जगह का टेस्ट अलग है, सिनेमा अलग है, वहाँ के एक्टर्स कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? वहाँ के डायरेक्टर्स कैसी-कैसी कहानियाँ बना रहे हैं। तो उस फेस्टिवल में जाने के लिए मेरी जद्दोजहद थी। जैसे मेरा शेड्यूल इतना टाइट था, मेरा टिकट हो गया था पहले ही यहाँ का, उत्तराखंड का। तो मैं बोल रहा यार मैं 3 दिन यहाँ आ जाऊँगा तो मेरी वो फ़िल्में छूट जाएँगी। मैंने पूरा अटेंड किया। मैं सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक फ़िल्में ही देख रहा था। मतलब उस समय मैंने देखा नहीं कि खाने का क्या होगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखोगे एकदम 4-4, आप कब क्या खाओगे आपको भी नहीं पता। जो आपको जंक फूड मिलेगा वो खाओगे। बट मेरे लिए लालच था कि मुझे अच्छी फ़िल्में देखनी है। तो आपकी कोशिश रहे कि आप हमेशा से प्रैक्टिस में रहें, आप अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें। और मुझे लगता है कि थिएटर और सिनेमा बहुत अलग-अलग हैं अपने आप में, है ना? बट बेस आपको थिएटर ही देगा, क्योंकि वो आपको एक बोलते हैं ना, आपको हार्डकोर करता है जो चीज़। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ऐसे फ़िल्मों में तो क्या होता है कि आपको स्क्रिप्ट मिली है, आप कट करके नया दोबारा वही लाइन कर सकते हैं। थिएटर में तो क्या है, आप वन मैन शो हो, मतलब आप एक बार स्टेज पे आ गए, आपको नाटक खत्म करके ही उतरना है ना? उसमें टेक रिटेक की कोई संभावना नहीं आप होती है भूल उसमें। गए तो फिर आप इम्प्रोवाइज़ करते हो, हम्म। है ना? जैसे कि मैं बोलूँ किसी को तैरना नहीं आता, मैंने उसको पूल में फेंक दिया, कम गहरे पूल में, वो फिर भी हाथ-पैर मारेगा और पूरा करेगा, तैरेगा। या रेस में फेंक दिया किसी को मैदान में, मतलब जंग में बोलते हैं ना, मैदान में उतार दिया, तो वैसे ही है। तो वो चीज़ ना आपको एक फिर कॉन्फिडेंस देती है। कल को आप कैमरे के आगे जब फेस करते हो, ऑडिशन देते हो, तो आपको एक एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। आप बोलते हो कि हाँ, मैं सँभाल लूँगा, है ना? क्या बोलते हैं जैसे कि मैंने कोई सब्जेक्ट की तैयारी करी है, मैंने बस अभी-अभी पढ़ा रात 1 दिन पहले, तो मैं थोड़ा-सा कॉन्शियस रह के उसको बस जो रटा है वो कर दूँगा। पर अगर मैंने खूब प्रैक्टिस करा है वो, तो मैं अपने तरीके से उसको लिखूँगा, अपने तरीके से डिज़ाइन करूँगा, समझ रहे हैं आप? तो जब वो प्रैक्टिस रहती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे आपको ये आता है कि डायरेक्टर ने आपसे बोला है कि आप इस इमोशन में ये चीज़ करो, आप बोलोगे नहीं सर, जब आपको चीज़ अच्छे से जज़्ब है, आप बोलोगे मैं 10 तरीके से और करके दिखाऊँगा। तो यहीं पे एक एक्टर की रेंज पता लगती है। अभी भी मेरे लिए मतलब चैलेंजिंग था। जैसे मिशन रानीगंज जो मैंने की, उसमें मेरे लिए एक किरदार, मेरा जो किरदार था बांकीलाल का, तो वहाँ का जो रानीगंज बेल्ट है वो पूरा बिहार साइड का कैरेक्टर है, बिहार का लड़का है। मैं गढ़वाली हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ के एक्सेंट पकड़ना, है ना? और मेरे को मज़ा तब आता है जब मेरे को अलग रीजन का कुछ करने को मिले। जैसे बुंदेलखंड का कुछ किरदार हो गया, जो वहाँ की भाषा है। मतलब एक्टर को ऐसा होना चाहिए पानी की तरह, मतलब पता ना लगे कि ये इस क्षेत्र से आया है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये करना चाहिए कि पहले तो ठीक है, आप कोशिश करो एक्टिंग स्कूल के लिए, नहीं होता, आप पढ़िए, आप लोग छोटे-छोटे नाटक उठाइए, आप लोग मंचन करिए उनका, रीडिंग करिए बैठकों में बैठ के। और छोटे-छोटे मैं आपको बताऊँ विनोद जी, ज़रूरी नहीं है कि जैसे छोटे शहरों में कहाँ होते हैं ऑडिटोरियम, जहाँ पे लोग नाटक देखने आएँ, मंच नहीं होते। तो आप छोटे-छोटे कमरों में जाके, छोटे-छोटे स्कूल्स में जाके, नगर पालिका में बात करके जहाँ पे रामलीलाएँ होती हैं, आप कोशिश प्रयास करेंगे सब होगा। मैंने तो देखा है विनोद जी, लोगों ने चबूतरों के ऊपर नाटक किए हैं, पेड़ों के चबूतरों के ऊपर बैठ के। हाँ, बिल्कुल कई बार पहले देखे हैं। पहले पढ़ाइयाँ होती थी वहाँ बैठ के, हम्म। है ना? तो नाटक खेल सकते हैं। और अच्छी-अच्छी वर्कशॉप होती है विनोद जी। ऑनलाइन वर्कशॉप भी होती हैं बड़े-बड़े लोगों की, और कई-कई वर्कशॉप मैंने देखा फ्री होती हैं। जो ड्रामा स्कूल के लोग, जो नाट्य विद्यालय, ये सब चीज़ें ना गवर्नमेंट करती है। जैसे मैं आपको बताऊँगा, एक समर ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है। ये दिल्ली में होती है ये वर्कशॉप। तो ये होती है बस गर्मियों की छुट्टियों में। ये तो ये थिएटर और एक्टिंग से संबंधित ये हाँ, कुछ होती है। थिएटर एक्टिंग से संबंधित। तो इसमें क्या होता है कि एनएसडी क्या करता है, छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, जो 8th क्लास में होते हैं, 5th क्लास में होते हैं, इन एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट करता है और जगह-जगह ये सेंटर्स बना देते हैं दिल्ली के अंदर, गुड़गाँव में भी, हरियाणा में भी, जिसके घर से जो पास पड़ा, फॉर्म भरा जाता है। तो ये अवेयरनेस भी हो, और नहीं होता तो आप नाटक भी देखिए। जैसे जब मेरे को चस्का चढ़ा इस चीज़ का, एक्टिंग करने का, तो मेरे को नाटक देख के चढ़ा। तो मेरे मैं दिल्ली जब गया मंडी हाउस में, वहाँ पे मैंने श्री राम सेंटर में कोई नाटक देखा था। एक प्ले था एंटिगनी, ठीक है? ग्रीक ग्रीक प्ले है ये। तो वो देखा मैंने, उसके बगल में एनएसडी था। फिर मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया। वहाँ के नाटक बहुत सस्ते टिकट होते थे, बाकी गवर्नमेंट है। 25-30 रुपए में मैं नाटक देख के आता था, और देख के मतलब दिल खुश हो जाता था। तो अगर आप नहीं कर रहे हो नाटक, टाइम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आप अब नाटक देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि एक्टर कैसे करता है, कैसे तैयारी करता है ना? अब जैसे मैंने कभी शेक्सपियर के नाटक देखे नहीं थे, पर मैंने नाट्य विद्यालय में जाके नाटक देखे भी और करे भी, शेक्सपियर को समझा। फिर
और पता है आपको हर चीज़ पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है जैसे आपको हिंदी के नाटक पढ़ लिया आपने, और सबके अनुवादित नाटक आजकल आ रहे हैं विनोद जी, ऐसा नहीं है। जैसे कई तो मशहूर-मशहूर नाटक हैं, जो इतने डिमांड में रहते हैं, जिनको सरल-सरल भाषा में एकदम हिंदी में कर दिया गया है। मतलब शेक्सपियर की जो इंग्लिश बोलते हैं, वो बहुत टफ मानी जाती है शेक्सपियरियन इंग्लिश, है ना? उसको अभी हिंदी में अनुवाद कर के इतने सरल-सरल उसके अनुवाद हो गए हैं ना, कि कोई बच्चा भी मतलब इज़िली पढ़ के समझ जाएगा, है ना? और आप लोग बस मतलब मेरे को लगता है कि और बॉम्बे देखिए अगर सिनेमा करना है तो बॉम्बे ही गढ़ है ना? तो बॉम्बे आके पहले तो घबराना नहीं है। जब आपका बेस मजबूत रहता है और आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं चीज़ों में, जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग है विनोद जी। आपके पास 365 दिन नहीं काम रहता है, जैसे एक जॉब वाले आदमी के पास हमेशा काम है। नहीं, इसमें एक चीज़ मैं आपको रोकूँगा यहाँ पर जी, जी, जी। कि अब जैसे एक पहले दौर था कि एक्टिंग का जो शौकीन जिसको होता था शौक, वो फ़िल्मों में ही या थिएटर में ही जाके अपनी प्रतिभा दिखा पाता था। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पर जी, इतने प्लेटफ़ॉर्म हैं कि लोग खुद का अपना वो बना करके जी, अच्छा और उपकरणों की भी कमी नहीं है। जी, अब तो आपके पास अगर एक बढ़िया मोबाइल है तो उससे बिल्कुल, आप एक बहुत बढ़िया अब अगर आपके अंदर एक्टिंग की वो है तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो मेरा अपना मानना है जी, जी, जी। कि अब एक्टिंग के लिए अगर किसी को शौक है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपनी इस प्रतिभा को दिखा सकता है और ऐसा बहुत से ऐसे नए एक्टर आए हैं जी, जो सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधि करके जी, फेमस हो गए हैं। जी। तो अब मेरे ख्याल से उतना चैलेंजिंग मानते हैं आप अभी भी इसको एक्टिंग के करियर को? जी, चैलेंजिंग तो है ही, क्योंकि ये ऐसा फ़ील्ड है ना विनोद जी, अगर आप अपने टोज़ पे नहीं रहे, आप अवेयर नहीं रहे, जहाँ आप ढीले पड़े, आपका हाथ से काम गया। क्योंकि इतनी अनसर्टेन फ़ील्ड है कि आप आज एक बड़ी फ़िल्म दे देते हो अच्छी हिट, ठीक है? उसके बाद सपोज़ आपने 10 खराब दे दी ना, तो आपकी 10 खराब याद रखी जाएँगी, वो हिट आप वो भूल ही हिट जाओगे। बिल्कुल सही तो बात है। आपको एक परफ़ॉर्मेंस हम अच्छी देना और क्या होता है वो चीज़ आपकी क्लिक भी होनी चाहिए। तो एक्टर के लिए हमेशा से ये चैलेंजिंग रहता है ना? क्योंकि अनसर्टेन तो है देखिए, क्योंकि लाइक जॉब में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, हर जगह आपको मिल जाता है। बिज़नेस भी करते हो तो आप एट द एंड एक संतुष्ट रहते हैं कि चलो ये तो आएगा ही मेरा। बट इसमें ऐसा नहीं है, तो वही इसका मज़ा भी है। क्योंकि अब देखिए मैं तो देखता हूँ कि बड़े-बड़े एक्टर्स अभी तक थिएटर कर रहे हैं। जैसे नसीर सर को देखो तो लेजेंड ही हाँ, मानता हूँ मैं तो उनको कि मतलब उनके नाटक भी देखे हैं मैंने पृथ्वी थिएटर में और फ़िल्में भी बराबर करते हैं और हर कोई ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। नहीं कि करता। कमर्शियली आदमी एक बार काम करने लगता है तो छूट जाता है ये सब। छूट तो जाता एक है। एक शौक की बात होती है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा अभी ये चीज़ आपने बताई है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने आप को कैमरे में करते हो कुछ भी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक प्रैक्टिस तो है। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉपुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट आप उसमें कहानियाँ तो गढ़ रहे हो 1-1 मिनट की, और जब कैमरे के आगे आप करते हो, आप देखते तो हो कि मतलब यार ऐसा हो रहा है, वैसा गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है जो चीज़ आपके लिए वर्क कर जाए ना, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बोला किताब पढ़ो यही तरीका है। मैं तो बोल रहा हूँ कि दिमाग में जो नए-नए आइडियाज़ आए हैं, सिचुएशन जिसने देखा है कि हाँ, 2 आदमी बात कर रहे हैं सड़क पे, है ना? और एक-दूसरे से बहस कर रहे हैं कि नहीं भैया महँगाई बढ़ गई, नहीं बढ़ी, इस पे आपने एक वीडियो बना दिया, है ना? तो आप प्रोसेस में रहें। तो ये एक नया चीज़ हाँ, अब एक ऐड ऑन आ गया, क्योंकि आज से अगर देखें तो 8 साल पहले शायद इंस्टाग्राम भी नहीं था, नहीं था। एफबी का ज़माना था। अब एफबी में लोग कम हैं, अब इंस्टा पे ज़्यादा हैं और अभी तो थ्रेड्स आ गया है, क्या-क्या चीज़ें नई-नई आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ मुझे लगता है हाँ, एक और चीज़ अच्छा बताया आपने ये कि इंसान को ना टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। वरना मेरे को लगता है वो आउटडेट हो जाता है, पीछे छूट जाता है। अब आज की डेट में मैं आपसे बोलूँ कि मुझे अभी भी वो चलाना है, नोकिया का 1100 वाला फ़ोन, तो शायद किसी-किसी के लिए वर्क कर जाए, बट सबके लिए नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया। क्योंकि आप बताइए आज की डेट में मैं अभी घर आया हूँ, मुझे ऑडिशन भी भेजना होता है, तो मैं व्हाट्सएप से ही ऑडिशन भेजता हूँ, है ना? फॉरवर्ड करके। हुँ, वीडियो मेरा घर पे ही बनता है, जैसे आपके कैमरे से, मोबाइल से हम लोग शूट कर रहे हैं, कैमरे से शूट कर रहे हैं, वही शूट करके हम लोग उनको भेजते हैं। पहले ज़माना था कि आप लोग स्टूडियो में जा रहे हो, स्टूडियो में जाके आपको हैंडीकैम से आपको शूट कर रहे हैं, अभी भी होता है वो। अभी भी पर अभी क्या है ना, थोड़ा-सा मॉडर्न ज़माने में ये फ़ायदा हो गया कि आप घर से बैठ के ऑडिशन बनाओ। क्यों मैं मतलब इतना दूर जाऊँ, जब मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं यहीं से बना के भेज दूँगा। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, जी। तो जो नई टेक्नोलॉजी है, उसने आपकी प्रतिभा को जगाने का एक अच्छा जी, अच्छा जी, जी। अवसर दे दिया है कि जी, आप स्वयं भी जो है अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष रख सकते हैं। पेश कर सकते जी, अब हैं। कितना अच्छा हो गया कि कई लोगों को तो बॉम्बे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कोई लोग कई मैंने देखा रुद्रपुर के लड़के हैं,
जो अपने वीडियोस बना के इतने फेमस हो गए हैं कि आज की डेट में बॉम्बे के लोग उनको बुलाते हैं कि हमारे एड्स करो। मैंने देखा एक लड़का, ये यहीं का मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मनोज वाजपेयी जी अपनी फिल्म का प्रमोशन उसके साथ कर रहे हैं। तो उसने सोचा नहीं होगा कभी ऐसा होगा। हाँ बट ये है कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहो, जो भी आप करो उसके पीछे पड़ जाओ अच्छे से, मतलब आपको बिलीव भी हो। आप मतलब अपने से चीट मत करें, मतलब मुझे ऐसा लगता है सही ईमानदार रहें जो आप कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आपको पता रहता है कि आपने ईमानदारी से काम की चीज करी है, मेहनत की नहीं करी या नहीं। है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई सारे ऑडिशन देता हूँ, कई ऑडिशन अभी भी दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि मेरे सारे ऑडिशन क्लिक हो जाते हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैं 1000 में से मेरे 2 ऑडिशन क्रैक होते हैं। तो मैं जब 999 नहीं हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एफर्ट नहीं मारूंगा, हाँ ये हताश हो मतलब जाऊंगा। कोशिश करते रहे यार। और एक और चीज़, एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त मैं बताता हूँ आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें एकदम नहीं होंगी। क्या पता आपको 2 साल में ही आपको कुछ हो जाए, क्या पता आपको 10 साल बाद हो। रातों रात चमत्कार तो संभव नहीं है ना। वही है, नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। ये तो रही बात एक्टिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाने का क्या तरीका है और कितना कठिन और कितना आसान है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि नीरज नेगी उत्तराखंड से निकलकर मुंबई की बॉलीवुड नगरी में किस किस हस्ती के साथ और कौन कौन से सीरियल्स में अभिनय कर रहे हैं। तो जब मैं ड्रामा स्कूल से पहले, तो जब मेरा ख़त्म हुआ कोर्स, तो मैं 16 की बात है ये, हाँ 17 में मेरा ख़त्म हो गया था ये, 2017 में मेरा कोर्स ख़त्म हुआ। फिर पहले मेरे दिमाग में रहा था मैं इंटर्नशिप लूँ कि नहीं लूँ। 10 बच्चों को मिलती है 25 में से, है ना। वो पूरे पहले भारत से 25 बच्चे गए, उसमें से 10 बच्चों को मिलती है, 15 को नहीं मिलती है, क्योंकि अच्छा वो आपको पैसा देते हैं ना, 1 साल और पैसा देते हैं आपको। अच्छा। तो फिर मैंने ले ली, मैंने बोला चलो बॉम्बे नहीं भागते हैं अभी, पहले और अच्छे से थिएटर जो सीखा है वहाँ पे वो कर लेते हैं। उस दौरान मैंने 4 नाटक करे, 4 नाटकों का मंचन किया, जिनको मैंने निर्देशन भी दिया, और कई तो मैंने कहानियाँ ली बड़े-बड़े नाटककारों की, और कई मैंने खुद से अनुवाद करे। जैसे मेरे जो फ़ेमस एक नाटक हुआ था देहरादून में जो मैंने किया था, जिसका नाम था ग्रिम टेल्स। तो ग्रिम ब्रदर्स करके बहुत फ़ेमस हैं, जर्मन टेल्स लिखते हैं, जर्मन कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ। जैसे आप सिंड्रेला देखेंगे या फ्रॉग एंड द प्रिंस, इनकी जादुई कहानियाँ होती हैं बच्चों की, तो बड़ी फ़ेमस हैं। इस पे कई सारे कार्टून्स बने हैं। तो ये मैंने एक स्कूल में किया था देहरादून में। तो फिर मैंने 4 नाटकों के मंचन किए। इसमें मेरा पूरा साल निकल गया, 17 से 18। उसके इस दौरान फिर मैंने एक मुझे फ़िल्म मिल गई थी, जब मैं देहरादून में था, इसका नाम था लिटिल बेबी, जिसमें प्रियांशु चटर्जी थे। उसमें भी मैंने एक प्राइमरी किरदार प्ले किया था, ठीक है। तो ये जब हुआ, ये जब फ़िल्म आ गई, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे निकला। बॉम्बे निकलने के बाद ऑडिशंस दिए, बहुत चीज़ें करता रहता था, है ना। ऐसा भी हुआ कि कई बार काम भी नहीं है, तब भी ये होता था कि अच्छे दोस्त बना रखे हैं, तो साथ में अच्छी फ़िल्में देख ली बैठ के, या नाटक के सीन अपने आप में प्रैक्टिस कर लिए। फिर पर मैं थिएटर हमेशा करता रहा विनोद जी, थिएटर मैंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक्टिंग का मेरा जो कमी लगता था कि कमी है, वो वही पूरी करता था। मैं अपने आप को बिज़ी महसूस करता था। फिर मुझे मिशन रानीगंज मिली अक्षय कुमार जी की, जिसमें कि मैंने एक प्राइमरी पार्ट प्ले किया, और इसमें तो मैंने कई कलाकारों के साथ काम किया, मतलब रवि किशन जी से लेकर जमील खान जी से लेकर वरुण बड़ोला जो उत्तराखंड के हैं, है ना, गोविंद पांडे जी, फिर ये सुधीर पांडे जी भी जो अल्मोड़ा से हैं, ठीक है। इन सब के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, और वो पिक्चर बहुत, मतलब उसने उस पिक्चर ने मुझे एक पहचान दी, अच्छी पहचान दी। देन उस पिक्चर के बाद फिर और चीज़ें भी होती रही, ऑडिशंस चलते रहे, मैंने कई एड्स भी करे। मैंने अभी रिसेंटली होंडा शाइन का ऐड किया था जिमी शेगिल जी के साथ, है ना। फिर मैंने एक एडिडास का ऐड किया था। उसके बाद मैंने एक लेंसकार्ट का ऐड किया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव जी थे, वो ऐड किया मैंने। मुझे एड्स करने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एड्स में क्या होता है कि आपको एक बहुत ही ग्लैमरस तरीके से वो पेश करते हैं चीज़ों को, बड़ा मज़ा आता है एड्स करने में। आप एक प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। देन उसके बाद फिर ये हप्पू की उल्टन-पल्टन में मैंने आना शुरू किया। एक आर्यन करके किरदार है, ठीक है? जो मलाइका लड़की, उस मलाइका जो मलाइका कॉप है, हप्पू जी की बेटी। एसीबी बनी है जी, जी, फिल्म ऐसी बनी है। इसमें तो उनके साथ सीरियल मेरी में। वार्तालाप होती रहती है। तो हप्पू में अभी मैंने आना आना शुरू किया है। स्टोरी जैसे-जैसे बनती है वो लोग बुलाते रहते हैं। अभी भी मैं अभी यहाँ पे था, तो मुझे हप्पू से ही कॉल आए थे। तो 3-4 दिन का शूट था। तो मैंने बोला कि अभी फैमिली में शादी है, तो फिर मैं नहीं जा पाया। मुझे अफ़सोस भी होता है एज़ एन एक्टर कि काम जब छूटता है, बट तो ये सब भी चल रहा है। और इस बीच मैंने ये भी करा ना विनोद जी, मैंने थिएटर नहीं छोड़ा।
तो रघुवीर यादव जी जो बड़े फेमस एक्टर हैं, पंचायत में जो आते हैं, आपने देखा ही होगा, बहुत बहुत लंबा उनका बायोडाटा है, बहुत फेमस एक्टर है। तो उनके साथ हम लोग एक नाटक का मंचन करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उस पे हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। तो पिछले 5-6 महीने से हम उसी में लगे हुए हैं। उनके साथ रिहर्सल्स करना, नाटक देखना और म्यूज़िक क्लासेस देते हैं सर साथ में। तो फिर रघुवीर सर क्या है ना, बहुत अच्छा हारमोनियम भी प्ले करते हैं, फ्लूट भी अच्छे बनाते हैं। जैसे आपने वो गाना सुना होगा महंगाई डायन जो है, वो पीपी लाइफ का, सारे सर ने ही कंपोज़ करे हुए हैं वो गाने। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ मतलब लालच में ये रहता है कि ऐसे लोगों से आप ले लो। जैसे कि सर अभी 78 के हो गए हैं। लगता नहीं उनको देख के वो 78 के हैं। 78 के 78 के हो गए, मतलब आई थिंक वो, मतलब गलत भी बोल सकता हूँ, पर 72-74 प्लस हैं वो, है ना? बट लगता नहीं इनके होंगे क्योंकि बहुत साल से हम उन्हें हाँ, देख रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है। तो वो भी हमारे ड्रामा स्कूल में आए थे एक्चुअली। तो तब से मेरा उनसे रुझान हो गया उनके साथ कि ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहने का मन करता है। तो और बाकी मैं अभी विनोद जी ऑडिशंस भी दे रहा हूँ और कई ऐसे शॉर्ट फ़िल्म्स के ऑफ़र्स भी आते हैं, बट मैं जो मुझे अभी क्या लगता है, जो सही लगता है और समय के अनुकूल रहता है, वो ही करता हूँ। बस अभी और बाकी आपके सामने हूँ, बाकी सब चीज़ें चल ही रही हैं, लगा हुआ हूँ अभी भी। अभी मतलब चाहता हूँ कि अच्छे-अच्छे किरदार करूँ और लोगों का दिल जीतूँ और मेरे को क्या है ना, मैं इस फ़ील्ड में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है। बस इसलिए हूँ मैं और अच्छा-अच्छा काम करना चाहता हूँ। अच्छे बड़े-बड़े तो रोल्स। ये थे नीरज नेगी, बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। शब्दूत की ओर से नेगी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू विनोद आपके जी। सपने साकार थैंक हों। यू।